एक तो कफ से पीड़ित हो, कफ तेल सेम गुण, इसलिए वहाँ पे तैल का अभ्यंग नहीं करना है। ठीक है। अब चीज़ें फास्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको हमने काफ़ी चीज़ें बता दी हुई हैं। जैसे कफ है, वात है, तो वात और कफ दोनों अपोजिट गुण के हैं। ठीक है। वायु के अपोजिट गुण का तेल हो जाएगा। ठीक है। अब जब वायु के अपोजिट कफ है, वायु के अपोजिट तेल है, तो तेल और कफ दोस्त हुए। ठीक, मतलब दोस्त, दुश्मन का दुश्मन तो आपका दोस्त हो जाएगा ना, वही चीज़ है। ठीक। कफ से पीड़ित में नहीं देना है। वमन विरेचन से जिसने शोधन किया हो, संशोधन करने के तत्पश्चात तुरंत के तुरंत अभ्यंग नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? संशोधन के तुरंत बाद। नहीं पता है संशोधन में क्या क्या होता है? संशोधन मतलब पंचकर्मा। हाँ, पंचकर्म, वमन विरेचन पंचकर्म। हाँ, तो उसमें एक रिजल्टेंट क्या होता है? लघुता आती है, दोष पूरे निकल गए हुए रहते हैं, बॉडी एकदम जो सेल होते हैं उसके न्यू हुए रहते हैं। ठीक है। अब लघुता आई हुई रहती है, ऑलरेडी उसमें स्नेहन और अभ्यंग स्वेदन हुआ रहता है। ठीक है। तो उसके तुरंत के बाद में नहीं करना है। तुरंत बाद में, जैसे वमन हुआ, विरेचन हुआ, उसके तुरंत बाद नहीं करना। कुछ उसके परिहार काल होते हैं, उसके बाद, जैसे 1 मंथ बताया वो, उसके बाद में आप करना शुरू कर दीजिए। अजीर्ण के रोगी में, अजीर्ण मतलब इंडाइजेशन जिनको हुआ, उनको भी अभ्यंग नहीं करना है। अजीर्ण के रोगी जो होते हैं ना, उनमें मतलब अलग ही उनकी कुछ दिनचर्या चलती रहती है। दिनचर्या कह सकते हैं कि, या फिर वो डिजीज कंडीशन आ गई ना। जैसे पीछे और भी चीज़ें उनके मना थी। अजीर्ण में ये दंत धावन के लिए भी मना था। हाँ। है ना, काफ़ी चीज़ों में उनके लिए मना किया गया हुआ है। यहाँ भी तेल अभ्यंग के लिए अजीर्ण में मना किया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं व्यायाम। ये श्लोक भी इम्पॉर्टेंट है। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेधसः क्षयः विभक्त घनगात्रत्वम व्यायाम उपजायते, व्यायामात् उपजायते। ठीक है। व्यायाम से क्या क्या प्राप्त होगा वो लिखा हुआ है। व्यायाम से सबसे पहले तो लाघवम, शरीर में हल्कापन आएगा। ठीक है। जिम जाते हो तुम? नहीं जाते हो? अपने दोस्तों से पूछना जिम क्यों जाते हैं। एक तो कई रीज़न रहते हैं। पहला रीज़न ये रहता है भाई बॉडी बहुत ही हैवी हो रखी है, उसको थोड़ा शेप में लाने के लिए, या फिर वज़न कम करने के लिए, या मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है उसके लिए भी। ठीक है। हर एक कंडीशन में लघुता ही आनी है। अब कोई भी रीज़न बता के मुझे बताना कि इस वाले रीज़न से जो लोग जाते हैं उनको कहाँ से लघुता आए। पहले अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछ लो कि वो लोग क्यों जाते हैं। आपके क्लास में बहुत सारे लोग होंगे जो जिम जाते होंगे। हाँ, जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पर्सनालिटी अच्छी बनती है। अच्छा, वो भी लघुता ही आई। लोग अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा वो भी लघुता ही है। हाँ। है ना। मेंटल सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो मेंटल लघुता, है ना, मन की शांति होना। ठीक है। ये भी एक लघुता ही है। भारीपन रहेगा मन में, कुछ चीज़ें नहीं प्राप्त हुई, नहीं हासिल हुई, वो भी एक भारीपन ही रहता है मन का। जब वो प्राप्त हो जाती है अपने आप लघुता आ जाती है। तो अगेन वही फिर से लघुता ही आनी है, चाहे शारीरिक कह लो या मानसिक, डिपेंड्स जो जिस टारगेट से जाता होगा। ठीक है। कार्यों में शक्ति बढ़ती है, कार्य सामर्थ्य बढ़ता है, मतलब इसमें पावर आती है कार्य करने की। जैसे आपने आज एक चैप्टर पढ़ा। ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप लोग एडमिशन लेते हो तो ये संस्कृत हुआ, ये संहिता हुई, ये सब बहुत ख़राब लगते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं तो चाहे वो आदत की वजह से कार्य सामर्थ्य उसका बढ़ता रहता है, या फिर बर्डन की वजह से, किसी भी कंडीशन में उसकी कार्य सामर्थ्य आप धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। मतलब आज एक चैप्टर पढ़ा, अभी 6 मंथ के बाद में जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो थोड़ा सिलेबस रहेगा। जब 6 मंथ बाद 1 ईयर का एग्ज़ाम होगा तब फिर सेकेंड टर्म में फिर थोड़ा और हो जाएगा। फिर थर्ड टर्म जब होगा तो पूरा इकट्ठा होगा। उसके बाद फिर जब प्रीलिम्स होंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस आने वाला है। तो कार्य सामर्थ्य बढ़ता है कब? व्यायाम करने से। यहाँ पे तो शारीरिक व्यायाम की बात की गई है। हमने जो एग्जाम्पल दिया वो मानसिक व्यायाम का था। ठीक है। जब आप पढ़ने की क्रिया या क्रियाकलाप को बढ़ाते हैं, मतलब वो एक रूटीन में लेकर आते हैं स्टडी को, रीडिंग को, तब वहाँ पे कार्य सामर्थ्य बढ़ता है। आज एक चैप्टर पढ़ेंगे, बोर हो जाएंगे, फिर दूसरे दिन एक चैप्टर और पढ़ लिए तो पिछला वाला इंटरेस्टिंग लगने लगता है, फिर दूसरे पे ऐड करेंगे, नहीं वो वाला ज़्यादा अच्छा था, ये वाला कम अच्छा है, अच्छा इसको समझ में आने लगा तो थर्ड वाला और पढ़ के देखते हैं,
ठीक है, ये प्रोसेस बढ़ता रहता है, कार्य सामर्थ्य बढ़ता है, ठीक। और दीप्तो अग्नि, दीप्तो अग्नि, अग्नि में तीक्ष्णता, अग्नि भी प्रदीप्त करता है व्यायाम करने से। थोड़ा देर खुद ही चल फिर के देख लो अपना, अपने आप भूख लगने लगती है। और बैठे रहोगे एक जगह पे तो वेट करोगे, भूख लगे तो खाना खाएं। तो कभी कभी ये होता है कि जो कुछ लोग काम करते हैं, अगर वो काम नहीं कर रहते हैं तो कहते हैं आज भूख नहीं लगी है। एग्जैक्टली, तो क्योंकि आदत, कार्य सामर्थ्य बढ़ चुका है, इसीलिए अग्नि दीप्ति बाद में आया हुआ है। इसी श्लोक में, शास्त्र में जो श्लोक आया है आपके में, वो क्रम बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्यायाम से सबसे पहली चीज़ क्या मिली? लघुता मिली। नेक्स्ट क्या मिला? कार्य सामर्थ्य बढ़ता है। नेक्स्ट क्या होता है? जब कार्य सामर्थ्य बढ़ गया तो अपने आप अग्नि प्रदीप्त होती है। आप आज आप 1 रोटी खाए हो, कल 2 रोटी खाने का सामर्थ्य रखोगे, क्योंकि अग्नि प्रदीप्त हुई है उससे। और जिस दिन आप काम नहीं करेंगे उस दिन तुरंत आपका वो फिजिकल वर्क का जो कार्य सामर्थ्य था कम कर दिया आपने, कार्य कम किया, अपने आप अग्नि कम हो गई, रोटी कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए जब ज़्यादा बैठे रहते हैं तो खाया नहीं जाता है ना। जब दौड़ते फिरते रहते हैं या फिर चाहे मेंटल ही वर्क क्यों ना हो, भूख तुरंत जब लगेगी। ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो ये भूख लग जाती है, ऐसा। दिस इज ऑल्सो व्यायाम ना। हमने भी क्या बताया आपको एग्जाम्पल, हमने मानसिक व्यायाम का बताया, यहाँ शारीरिक व्यायाम की बात हो रही है। व्यायाम व्यायाम होता है, कोई भी व्यायाम आप करेंगे, शारीरिक होगा, मानसिक होगा, वाचिक, इसमें भी भूख लग रही, मुझे अभी भी भूख लग रही है, इतना देर से मैं बोल रही हूँ। तो वो ऐसा नहीं है कि मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन जब ज़्यादा बोल देते तो भूख लग जाती है। ये वही तो फिर वही है ना, व्यायाम व्यायाम होता है, चाहे किसी भी तरीके का व्यायाम हो। एनर्जी यहाँ भी लॉस हो रही है। मन जब काम करते हैं, जब आप स्टडी करते हैं तो भी वहाँ भी एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। फिजिकल वर्क में तो हो ही रही है, दिख भी रहा है लोगों को। तो अग्नि तीक्ष्ण होगी ही, अग्नि दीप्त होती है। मेद सह क्षयः, मेद सह क्षय मतलब मेद का नाश होता है। लेकिन ये जो मेद का नाश यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फिजिकल वर्क से ज़्यादा होगा, ठीक। मांस मेद वाला ही तो मेद है। यस यस यस, धातुओं वाला मेद है ये, ठीक है। और मेद का नाश अगर करना है तो डायरेक्ट व्यायाम ही है। मतलब इसमें जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो क्रम से होते हैं, नरिशमेंट जैसे क्रम से होती है, उसका क्षय भी उसी क्रम से होने लगता है। लेकिन जब किसी धातु स्पेसिफिक को नाम दे दिया जाता है किसी काम में, जैसे इससे शुक्र धातु बढ़ेगी तो डायरेक्ट शुक्र पे ही काम करने वाला है, या जैसे व्यायाम से मेद का नाश होगा तो सिर्फ मेद का ही नाश होने वाला है, वहाँ पे बाकी धातुएं हैम्पर नहीं होंगी उतनी जितना मेद हैम्पर होगा। मतलब मेद का नाश सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर फिर से अभ्यंग व्यायाम का जो उन्होंने कार्य सामर्थ्य बताया हुआ है अर्धशक्ति, उससे ज़्यादा अगर कर लिया तो मेद के अलावा धातुएं तब अफेक्ट होनी है, पहले मेद पिघलेगा। अर्धशक्ति कैसे जानेंगे वो? बता रहे हैं अभी, उसको भी आने तो दो श्लोक, तुमको पहले बता दें हम। अभी तो वो 11वें में है, अभी 10वां तो कंप्लीट होने दो, है ना। मेद क्षय समझ में आ गया। विभक्त घन गात्रत्व, व्हाट इज दिस? आपकी विमर्श में लिखा होगा कि व्यायाम से अंग विभक्त हो जाते हैं, लिखा है। जिसकी जब मेरे थकान का अनुभव हो उसे व्यायाम से पेशेंट होंगे बताएगा, पेशेंट नहीं ना। देखना लक्ष्मी पेशेंट को चलेगी, ठीक चलेगी नो प्रॉब्लम। हाँ वो मेडिसिन लेने आए थे, कल उनकी रह गई थी कुछ मेडिसिन, तो मेडिसिन लेने आए थे। हाँ ये बताइए, विभक्त घन गात्रम, व्हाट इज दिस? विभक्त घन गात्रम, हाँ गात्रम नहीं, गात्रत्वम। गात्रत्वम। श्लोक प्रॉपर पढ़ोगे तो प्रॉपर मीनिंग श्लोक खुद बताता है। ये विभक्त शास्त्र मतलब की होता ब्यूटी है। डिफरेंट हो जाता है। घन, विभक्त घन, पूरा सेंटेंस मिलाओ, ऐसे अलग अलग मत करो, नहीं तो बहुत अर्थ का अनर्थ निकलेगा। ये पूरा एक वाक्य है, देखो इसमें स्पेस नहीं दिया हुआ है। विभक्त घन गात्रत्वम एक लिखा हुआ है, मतलब ये साथ में बोलना है, साथ में इसकी मीनिंग है। क्या है इसकी मीनिंग? कि व्यायाम से शरीर के अंग विभक्त हो जाते हैं। विभक्त मतलब डिवाइड हो जाते हैं। तो क्या डिवाइड हो गए, अलग हो गए एकदम? तो क्या समझ में आया तुमको इससे? आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी इस चैप्टर को, इसलिए मैं पूछ रही हूँ।
वो हम बताएंगे तो है ही नहीं आ रहा तो होगा। मैंने ऐसे पढ़ा है विभक्त घनगात्रम गात्रत्वम। व्यायाम करने से शरीर हल्का हो जाता है, काम करने की शक्ति होता है, तीव्र होता है, मेद का नाश होता है, शरीर के अंग में रक्त होता है और शरीर के अंग में बढ़ने से एक समान रहते हैं। जो व्यायाम हो करने के में अच्छे होने को प्रताप रखते हैं। श्लोक नंबर 11 डन डन हो गया। हो गया। तो आप में से कोई मतलब युवावस्था में नहीं आया उस समय मानसिक की पूछ ले कि विभक्त घनगात्र तुम हमको क्या समझ में आएगा? हम युवावस्था में आके अब जरावस्था में पहुंच वही गए। मानसिक तो जरावस्था में, यही तो मैंने बताया ना, जरा कई तरीके की होती हैं। एक बुढ़ापा तो स्वाभाविक आ गया और एक आप लोग हैं बुढ़ापे में सीनियर ऑलरेडी। से सुनने लगे कि लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन को चिल पड़ी है पढ़ने की, हम कहते हैं अरे नहीं, पढ़ने की तो किस लिए आए हो इतना पैसा देके? ये गलत बात है। आप अपने अगर क्वेश्चंस और अपने डाउट्स अभी क्लियर नहीं करेंगे तो आगे चल के फिर वही काम फिर से करना पड़ेगा और उस समय भी बहुत ख़राब लगेगा। ठीक है। विभक्त घनगात्र तो मतलब होता है के लिए अब वो तो हम इसीलिए बताए ना, पढ़े हो तो ठीक है बता दीजिए हमें, नहीं तो फिर हम बता रहे हैं। ठीक है। विभक्त घनगात्र तुम बेटा पानी दीजिएगा लक्ष्मी। विभक्त घनगात्रत्व मतलब होता है शरीर के अंग प्रत्यंग विभंग होते, अंग विभक्त हो जाते हैं। आपने जिम गए हुए लोगों को देखा है, कट्स बनते हैं ना, डेल्टॉइड मसल्स अलग दिख रही हैं, बाइसेप्स अलग दिख रहे हैं, ये है अंग विभक्त। मतलब एक एक मसल्स अलग आप देख सकते हैं। व्यायाम करने से वो जो एक में एक जुड़ी हुई नहीं रहती है मसल्स थुल वाली, वो सब मसल्स मेद का विलयन होता है, मेद वहाँ पे क्षय होगा और मांस जो है प्रॉपर शेप में दिखना शुरू होते हैं। ये है अंग विभक्त होना। ठीक है, आपके लैंग्वेज में एक नाम और भी आता है अंग विभक्त होना, मतलब जो स्टिफनेस थी बॉडी में, मतलब जो जकड़ाहट थी वो भी विभक्त हो गई। मतलब कि अब अंग एक दूसरे से मतलब फ्री हो रहे हैं मूवमेंट के लिए। ठीक, जो मेद का एक जकड़न थी जिसकी वजह से बॉडी स्टिफ जा रही थी, चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी, या ये हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, या ऐसे राउंड करने में दिक्कत हो रही है, या घुटने में मॉर्निंग में या किसी भी कंडीशन में जकड़ाहट होती है, व्यायाम करने के बाद में वो भी खुलता है। ठीक, पृथक पृथक उपचित हो जाते हैं और दृढ़ हो जाएंगे। व्यायाम उपजायते, उपचित होते हैं मतलब और नरिशमेंट मिलती है बॉडी को। ये सब व्यायाम से मिलते हैं, मतलब सब व्यायाम से प्राप्त होते हैं। विभक्त होती है बॉडी, घन होगी मतलब स्टाउट होगी। ठीक है, समझ में आ गया? इस श्लोक नंबर 10 में कोई ऐसी चीज़ जो अभी बची हो कि ये लग रहा है कि ये नहीं आ रहा है? यहाँ आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं पूछना सकती हो, आगे आएगा 11 अरे में। भैया आ रहा है अब तो एकदम, चलिए ठीक है। नहीं मैम आ गया, समझ गई। अरे वही मैं कह रही हूँ, आने तो दो, श्लोक तो आने दो पहले, कहाँ से बता दें अभी। 11 नंबर का श्लोक है ना, वात पित्तामयी बालो वृद्धो जीर्णी च तम त्यजेत। अब फिर यहाँ भी देखो कौन लोग व्यायाम नहीं कर सकते हैं। व्यायाम मिला श्लोक आपको आपकी बुक में? मिल गया। हाँ ठीक है। तो कौन से लोग कौन से लोग जो है व्यायाम नहीं कर सकते हैं? श्लोक नंबर 11 के पहली वाली लाइन में दिया हुआ है, वात पित्त के रोगी। देखो शास्त्र में 2-3 चीज़ें ध्यान रखना। अगर वात पित्तामयी बोला है मतलब वात ज़्यादा अमाउंट में है और पित्त कम अमाउंट में है। ये वात पित्त और पित्त वात में डिफरेंस समझना। बताया है कि नहीं बताया है कॉलेज में आपके? वात पित्त और पित्त वात दोनों 2 चीज़ें हैं। स्टेयर्स है, स्टेयर्स के जो नीचे वाला स्टेप है वो बॉडी की साम्यावस्था समझ लो, वात पित्त कफ की साम्यावस्था है। नीचे वाला सीढ़ी जो है, हमने 3 लोगों को वहाँ खड़ा किया। ठीक है, एक को न बता दिया तुम वात हो, तुम पित्त हो, तुम कफ हो। ठीक, तीनों साम्यावस्था में है एक स्टेप पे, और ऊपर सीढ़ी जा रही है। हमने उनसे कहा तीनों की ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ो। तो इस अवस्था लास्ट जो लेडर है, मतलब लास्ट जो सीढ़ी, इसके एक स्टेप ऊपर चढ़ना भी वृद्धि होगी, 2 स्टेप चढ़ना भी वृद्धि होगी, टॉप पे जाना भी वृद्धि होगी। ठीक, तो
तो जब दोनों एक साथ में ऊपर गए, वात और पित्त दोनों ऊपर, हमने कह दिया तुम लोग ऊपर चले जाओ। ऊपर जाने के बाद में जब वात टॉप पे पहुंचा और पित्त 2 ही 3 लेडर पे आता है, तब उसे वात पित्त कहते हैं। वात के लक्षण ज़्यादा दिखेंगे, वात सबसे ऊपर टॉप में है और पित्त उससे नीचे, उससे कम वृद्धि हुई है, उसकी अमाउंट उसका कम है, मतलब उसका जो स्टेज है वृद्धि का वो कम होगा, लेकिन वात का सबसे ऊपर ये होगा वात पित्त। और इस कंडीशन में लक्षण कैसे दिखते हैं? वात के ज़्यादा दिखते हैं, पित्त के कम दिखेंगे। यही अपोजिट कर दो, पित्त एकदम ऊपर चढ़ गया, वात नीचे ही रह गया, पित्तवात में ही पढ़ा जाएगा, तो पित्तवात में ही हो जाएगा। और पित्त की कंडीशन, इस कंडीशन में पित्त वाले लक्षण ज़्यादा दिखेंगे, वात वाले कम दिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है? मतलब वात ज़्यादा है, पित्त कम है। हाँ, वात पित्तामयी जो है, मतलब वात पित्त के रोगी, वात ज़्यादा है और पित्त कम वाले जो रोग हैं उनको निषेध किया गया। बालक, बाल्यावस्था कितनी बताई हुई है? 12 साल तक, 12 से चलता जब तक मैम रिप्रोडक्टिव पीरियड ना स्टार्ट हो। जब आप आयुर्वेद पढ़ रहे हो तो आँखें और चश्मा दोनों आयुर्वेद का रखो। अरे सॉरी। हाँ, आप फिर से बताओ हमको कि बाल्यावस्था कब तक बताई है? पुराना भूलने में बहुत टाइम लगेगा। पुराना भूलना नहीं है, पैरेलल लेके चलना है ना। जब तक पढ़ रहे हो चश्मा अपना आयुर्वेद वाला लगा लो, और जैसे किताब से हटो मॉडर्न पढ़ने लगो, चश्मा उधर का। इसीलिए आयुर्वेदा पढ़ने वालों को मेहनत ज़्यादा लगती है, क्योंकि वर्सेटाइल होना पड़ता है उन्हें। ठीक है, इधर से उधर, उधर से इधर। यही कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं है, आगे चल के एक जगह स्टक होना ही है आपको। लेकिन पढ़ते वक्त एटलीस्ट अभी थोड़ा वात बुद्धि ज़्यादा रखो, है ना, कि कब उधर शिफ्ट होना है, कब इधर शिफ्ट होना है। अभी जब आयुर्वेद की वाइवा दे रहे हो, पता लगा आपसे पूछा आप किस देश में रहते हो, तो आप लोग भारत देश में। नहीं, साधारण देश में। हाँ, अब समझ में आया ना। इसके पहले तो भारत देश ही कहते हो। आपकी क्लास में बहुत लोग होंगे जो भारत देश ही बोलेंगे, है ना। लेकिन जब आयुर्वेद का वाइवा चल रहा है तो आपको तो साधारण देश ही बताना है ना। तो उसी तरीके से जब हमने पूछा आपसे व्यायाम के अयोग्य कौन है, तो आप 12 से 14 साल क्यों बता रहे हैं? बालक, बाल्यावस्था चरक में कितनी बताई हुई है? 30 के पहले, मतलब अभी आप बालक ही हैं। अभी भी बालक? हाँ, अभी भी बालक ही हो, तभी तो बेवकूफ़ हो। ये बात है। जस्ट पार्ट ऑफ जोक बता रहे हैं। ये उन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है आचार्य चरक ने कि 100 साल की उम्र वो एवरेज लेके बताया हुआ है। अभी की एवरेज एज कितनी है? 60 साल। उसी के अकॉर्डिंग इसको डिक्रीज़ कर लो अपने एरा के अकॉर्डिंग। शास्त्र लिखने के बाद उन्होंने क्या कहा कि दिस इज़ नॉट एनफ, यू कैन यूज़ योर ब्रेन, और उसके बाद उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। शास्त्र के नियम नहीं, अपने एरा के अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट करते रहिए। तो आपके अभी इस समय में कोई 100 साल तक जी जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, उसको पद्मश्री उद्मश्री मिलने लगेगा। ठीक है, विदाउट डिजीज अगर जी जाए तो विदाउट डिजीज तो मतलब ईश्वर ही है ना। तो 60 साल की उम्र एवरेज मान के चलिए, उसी के अकॉर्डिंग आप हटा दीजिएगा। लेकिन आचार्य चरक ने 30 साल की उम्र तक बाल्यावस्था, 30 से 60 तक मध्यमावस्था और 60 के बाद वृद्धावस्था। और यहाँ 60 के बाद जी जाए तो बड़ी बात है। और वृद्धावस्था में तो आप लोग अभी से ही हो, 22 साल की उम्र में ही, है ना, मेंटली मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये आप जब शास्त्र पढ़ रहे हैं एग्जाम के बेसिस से, तो उसको वही वाला समझिए। अब व्यायाम के अयोग्य उन्होंने बालक को कह दिया, मतलब 30 साल तक व्यायाम नहीं करना है। बट दिस इज़ वेरी इम्पॉसिबल। 30 से 60 तक जवानी बोलेंगे, हाँ, युवावस्था, जवानी नहीं, युवावस्था। यूज़ प्रॉपर वर्ड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ठीक है, वर्ड अगर अच्छा यूज़ करेंगे तो आप अपनी भावनाओं को, अपने शास्त्र की बातों को तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। और नहीं तो त्रिपस्तंभ बताते वक्त आहार और निद्रा अच्छे से बताओगे, मैथुन में नीचे बैठ जाओगे। मैथुन बताते वक्त कि मैथुन होता है, बात ख़त्म। बहुत कम ही लोग एक्सप्लेन करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्ड्स नहीं मिलते हैं ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए। प्रॉपर वर्ड अगर यूज़ करेंगे तो उसमें हेजिटेशन भी नहीं होगी, बताने के लिए भी, किसी और को भी, और अपना जो बताना चाह रहे थे आप, शास्त्र की बात या लिखना चाह रहे थे, वो भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो 30 से 60 युवावस्था और 60 के बाद जरावस्था, वृद्धा हो गए। ठीक है,
और वृद्ध को भी इन्होंने बताया हुआ है कि नहीं करना है। तो व्यायाम किसके लिए हुआ? केवल युवावस्था में, ठीक। और अजीर्ण रोगी फिर व्यायाम नहीं करेगा, ठीक। हाँ, इंडाइजेशन वाला अजीर्ण रोगी फिर से तैलभ्यंग भी नहीं करना है उसको। ये रोग बहुत जगहों पे निषेध किया गया हुआ है कि ये काम आपको नहीं करने हैं, ठीक। व्यायाम की योग्यता और उसका समय देखिए। अब आ गए तुम्हारे वाले क्वेश्चन पे, बहुत देर से तुम परेशान थे। मैम इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, ये वाइवा के लिए अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज अर्ध शक्ति। सबसे पहला क्वेश्चन, व्यायाम कब तक करना है? तो जो लोग जिम जाते रहते हैं दे आंसर कि जब तक थक ना जाओ, या जब तक आपका ट्रेनर ना बोल दे, या जितना प्रोटीन हमने इनटेक किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ट्रेनर बताएगा। तो ये सब नहीं, आप शास्त्र बताने पहुँचे हैं, शास्त्र का वाइवा चल रहा है तो आयुर्वेद शास्त्र के अकॉर्डिंग अर्धशक्ति ही बताएंगे, ठीक है। तो इन्होंने लिखा अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु बलिभिः स्निग्ध भोजिभिः शीतकाले वसंते च मंदमेव ततोभ्यता, ठीक है। अर्धशक्ति सबसे पहला वर्ड है अर्धशक्ति। अब अर्धशक्ति मतलब क्या होगा? व्यायाम का सेवन बलवान और स्निग्ध भोजन करने वाले पुरुषों को, व्यायाम करने जो करेंगे उनको पहली बात तो बलवान होना है, ठीक है, तभी तो बल एग्जॉस्ट करेंगे अपना। पतले दुबले इंसान को कह दोगे, दिव्यांशी जैसे बच्चे को कह दोगे जाओ भैया तुम व्यायाम कर दो, वो तो आधी हड्डी में वापस आएगी, है ना। तो उसके लिए बल होना चाहिए। खुद चल रही हैं, बेहोश हो जाएंगी, तो व्यायाम भी कह दिया तो ऊपर स्वर्ग से धार जाएंगी, है ना। बलवान होना चाहिए और स्निग्ध भोजी भी ही दूसरा इन्होंने क्राइटेरिया बताया कि स्निग्ध भोजन किया होना चाहिए। क्यों? अब स्निग्ध भोजन अगर करा रहेगा तो बल उसमें रहेगा। स्निग्ध भोजन में क्या क्या आएगा? ऑयली फूड, ऑयली, हाँ। स्निग्ध भोजन, अच्छा बताना पड़ेगा, जो पचने में भारी होते, गुरु होते हैं, वो चीज़ें स्निग्ध भोजी भी बताया गया। मिल्क, ये, हाँ, ये सब भारी भोजन जो होंगे पचने में, क्योंकि इसके बाद अग्नि प्रदीप्त होने वाली है, ठीक है, तो उतना सामर्थ्य होना चाहिए, ठीक। ऐसे लोगों को शीतकाल और वसंत ऋतु में आधी शक्ति से करना चाहिए। आधी शक्ति मतलब होता है आप व्यायाम कर रहे थे, जब यहाँ ड्रॉपलेट्स दिखने लगते हैं फोरहेड पे, वो वहीं पे स्टॉप कर देना है, अर्धशक्ति। मैम उसी दिन हम कहे थे कि पसीना आने से पहले, पसीना पूरी बॉडी में बाद में आएगा। मैम यहाँ ड्रॉपलेट हल्के हल्के दिखना शुरू, या यहाँ पे गर्म होने लगे, ये मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, आजकल ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रही है, स्वेटिंग होती ही नहीं है लोगों को, अगर आए ही नहीं, वही मैं कह रही हूँ, यहाँ पे गर्म फील होने लगता है बस केवल। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ से लगातार पानी चलता रहता है, तो वो तो डिजीज़ कंडीशन हो गई, यहाँ तो स्वास्थ्य की बात चल रही भाई। हम लोग कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मेरा एक बैचमेट है, और उसे नॉर्मली किसी भी टाइम हाथ लिया तो मेरा हाथ भीग जाएगा। वही मैं कह रही हूँ, वो तो डिजीज़ कंडीशन है नॉर्मली, तो यहाँ से पसीना होना ही नहीं चाहिए ना, ये जगह से नॉर्मली तो नहीं होना चाहिए ना, मेडिसिन खाना चाहिए ऑब्वियसली। और ये स्वास्थ्य की बात हो रही है, स्वस्थ पुरुष मतलब कोई डिजीज़ नहीं है, अगर उनके यहाँ ड्रॉपलेट आ गया तो वो अर्धशक्ति आती है, मतलब अर्धशक्ति हो गई हुई है। अगर डिजीज कंडीशन है तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ लोगों को स्वेटिंग होती नहीं है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको फेस पे केवल स्वेटिंग होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल हेड रीजन में स्वेटिंग होती है, बाल उनके पूरे भीग जाएंगे लेकिन बॉडी में एक भी पसीना नहीं होगा, हमारे यहाँ से निकलता है। हाँ, तो वैसे भी लोग होते हैं। तो बस इतना देखना, यहाँ पे गर्म फील होना चाहिए, बस बंद कर दो, इतनी है अर्धशक्ति, ठीक है। और दूसरी लाइन में ये लिख रहे हैं, मतलब शीतकाले वसंते च मंदमेव तत्वभ्यता, मतलब शीतकाल और वसंत ऋतु में आधी शक्ति से करना है, और बाकी अपने आप समझ जाइए कि ग्रीष्म वर्षा शरद इनमें आधी शक्ति से भी थोड़ा करना चाहिए। मंदमेव तत्वभ्यता मतलब उससे भी कम करो, ठीक है। बाकी जो ऋतुएं बच गई उसमें इससे भी कम करना है, समझ गए? आगे ये 12वें वाला श्लोक कंप्लीट करेंगे, ठीक। तम कृत्वानु सुखम देहम मर्दये च समन्ततः,
व्यायाम करने के उपरांत संपूर्ण शरीर को इस प्रकार मलना है जिससे किसी प्रकार का कष्ट ना हो। उसके बाद मर्दन भी करना है, मर्दयेच, व्यायाम करने के बाद, लेकिन सुखपूर्वक मर्दयेच। एकदम ऐसे नहीं रगड़ देना है कि एकदम जैसे रेड हो जाए, रेडनेस आ जाए, पेशेंट को पेन होने, पर्सन को पेन होने लगे, ठीक, वैसा भी नहीं करना है। सुख स्थिति में, ठीक, मतलब देह को सुख पहुँचे इतना ही मर्दन केवल करना है व्यायाम करने के पश्चात। जब आप दिनचर्या लिखेंगे तो एक एक पॉइंट फ्लो चार्ट में वर्ड बाय वर्ड, मतलब लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे। फ्लो चार्ट में लिख दीजिए पहले, देन आफ्टर उसके बाद एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। चलो।